गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण पढ़ेंगे। सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर हमने पहले पढ़ लिया था, आज सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इसमें वास्तविक गैसें यानी रियल गैसें, तो रियल गैसों में हम पहले वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण निकालेंगे। इसके लिए हम इसके कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो निम्न दाब होते हैं, लो प्रेशर, उन पर वास्तविक गैसें होती है वो आदर्श गैसों की तुलना में अधिक आसानी से कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित हो जाती है। यानी लो प्रेशर पर रियल गैसें हैं वो आइडियल गैसों की कंपैरिजन में इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, जबकि उच्च दाबों पर जो वास्तविक गैसें होती है उनको आदर्श गैसों की तुलना में अधिक ग्रोथ करने पर ही यानी उसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो निम्न डेंसिटी जो होती है यानी लो घनत्वों पर आकर्षण बल प्रकट होते हैं, जबकि जो हाई डेंसिटी होती है उच्च घनत्वों पर प्रतिकर्षण बल है वो प्रकट होते हैं। तो इस आधार पर हमने ये देखा है कि जो आदर्श गैस का अवस्था समीकरण होता है तो PV बराबर RT आदर्श गैस का अवस्था समीकरण होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस जो अवस्था समीकरण होता है, इसको जो वास्तविक गैसें हैं जो इन पर लागू ये समीकरण पूर्ण रूप से नहीं होता है। यह समीकरण है वो दो संकल्पनाओं पर आधारित है, यानी जो इसकी जो टू अजम्पशंस है उनमें पहली अजम्पशन ये होती है कि गैस के अणु होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं और इनका जो आयतन होता है गैस के अणुओं का आयतन वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरी अजम्पशन ये है इसकी कि जो गैस के अणु हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल नहीं लगाते हैं, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए उनका अट्रैक्शन फोर्स नेगलेक्ट होता है। लेकिन प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि जो वास्तविक गैसें होती है उनमें अणुओं का एक परिमित आकार होता है, फाइनाइट साइज होती है अणुओं की मॉलिक्यूल्स की, एंड उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी पाया जाता है। तो कुल मिला के हम कहते हैं वास्तविक गैसों के लिए जो अवस्था समीकरण होती है वो आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से भिन्न होनी चाहिए। इसके लिए वान डर वाल्स ने 1879 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने पाया कि अणुओं का एक परिमित आकार होता है तथा उनके बीच अणुओं का आकर्षण होता है। उसके लिए उन्होंने संशोधन करके एक नियम निकाला, संशोधन करके उनमें संशोधन किया। क्या किया उन्होंने? उसमें संशोधन करेक्शन करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसको वान डर वाल्स का समीकरण या वास्तविक गैसों का समीकरण कहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो इस समीकरण को निकालने के लिए उन्होंने जो माना कि कोई 1 ग्राम की आदर्श गैस थी, 1 ग्राम की आदर्श गैस है, उसका जो दाब है वो तो उन्होंने PI लिया, प्रेशर को कितना लिया था? PI लिया था, एंड वॉल्यूम को VI लिया। तो उसके लिए जो अवस्था समीकरण है वो किस रूप में प्राप्त होगी हमारी? इसके लिए अवस्था समीकरण हो गई PI VI बराबर RT। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब तथा जो गैस का प्रभावी आयतन है, गैस का प्रभावी आयतन है वो कितना लिया था? V। गैस का प्रभावी आयतन था वो कितना था? V है प्रभावी आयतन, वॉल्यूम है वो V है। इसके आधार पर उन्होंने अब 2 प्रकार के संशोधन किए थे। एक तो अणुओं के परिमित आकार में संशोधन किया था, दूसरा अंतराणु आकर्षण में संशोधन किया था। तो इसके आधार पर पहला संशोधन था अणुओं के परिमित आकार में संशोधन। अणुओं के परिमित आकार में संशोधन, अणुओं के परिमित आकार में संशोधन किस तरह से किया था उन्होंने? यानी करेक्शन इन फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के परिमित आकार में संशोधन किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो गैस के अणु होते हैं जो उनका भी एक फाइनाइट साइज होती है और उनका भी एक निश्चित आयतन होता है। तो गैस के संपूर्ण आयतन में जो गैस के अणु हैं उनका भी एक कुछ भाग होता है। यानी उन्होंने जो गैस का प्रभावी आयतन भी माना था उसमें अणुओं के आयतन के कारण जो कुछ कमी होती है, अणुओं के आयतन के कारण कुछ कमी होती है, तो माना यह कमी है वो कितनी है? V-B है। जो अणुओं के आयतन में कुछ कमी कितनी हुई? V-B। यहाँ V एक आयतन होता है, इसको हम आयतन संशोधन यानी को वॉल्यूम कहते हैं। तो इसके कारण वास्तविक गैस के जो आयतन में कमी है या प्रभावी आयतन होगा वो कितना होगा? प्रभावी आयतन, इसको प्रभावी आयतन बोलेंगे। प्रभावी आयतन कितना आ जाएगा?
प्रभावी आयतन वी आई बराबर होगा वी माइनस बी। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, यानी वी आई बराबर वी माइनस बी। ये आयतन में कमी कणुओं को जो परमिट फाइनाइट साइज है उनके कारण आयतन में कमी आ गई है, वी माइनस बी। दूसरा उन्होंने संशोधन किया था अंतराणु आकर्षण, अंतराणु आकर्षण में संशोधन, यानी करेक्शन इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अंतराणु आकर्षण में संशोधन, यानी अणु होते हैं, कोई भी गैस के अणु होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, इसको ही अंतराणु बल कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, अंतराणु फोर्स में संशोधन के लिए जो वांडरवाल थे उन्होंने बताया कि जो उच्च तापों पर और सामान्य दाब पर तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके मध्य कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है, लेकिन निम्न ताप और उच्च दाब पर गैस के अणु बहुत नजदीक आ जाते हैं, इसलिए उनमें आकर्षण बल पाया जाता है। तो जो वास्तविक गैसें होती है उनका आयतन जो आइडियल गैस के कारण जो दाब था, प्रेशर था, उसकी तुलना में कुछ दाब में कमी हो जाती है। तो दाब में कमी को हम यहाँ बीटा से दिखा रहे हैं, दाब में कमी, माना दाब में कमी को किससे दिखाया हमने, बीटा से दिखाया है। तो ये दाब में कमी, बीटा में कमी होने के कारण क्या जाएगा, P बराबर पी आई माइनस बीटा, या बीटा किसको दिखा रहा है, दाब में कमी को दिखा रहा है। तो इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं पी आई बराबर बीटा को जब ले जाएंगे तो P प्लस बीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो आगे इस बात का, यहाँ बीटा दाब में कमी है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहली बात तो ये होती है कि गैस के जो एकांक आयतन है उसमें आकर्षित होने वाले परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा बात यह है कि दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर भी ये दाब में कमी निर्भर करती है। तो ये दोनों के कारण जो दाब में कमी हो रही है वो अणुओं की जो घनत्व होता है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है दाब में कमी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी दाब में कमी है बीटा, जो दाब में कमी है जो गैस के घनत्व के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसको समीकरण नंबर हम 4 कह सकते हैं। ये समीकरण 4 हो गया। अब एक गैस के द्रव्यमान की एक निश्चित मात्रा के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी गैस की एक निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए, यानी गैस में एक निश्चित द्रव्यमान के लिए, गैस में एक निश्चित द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, गैस की निश्चित द्रव्यमान की गैस होती है तो उसके लिए जो उसकी डेंसिटी है वो उसके वॉल्यूम के व्यस्तमानुपाती होती है, इनवर्स होती है उसके, यानी D प्रोपोर्शनल टू 1/V, और D है वो क्या है, बीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/V², या बीटा बराबर A/V²। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। यहाँ A क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम अंतराणु दाब यानी आंतरिक दाब इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं। यह अंतदाब होता है। तो हमारे बीटा की वैल्यू आ गई। अब जो बीटा की वैल्यू है उसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यानी बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे बीटा क्या, दाब में कमी है। तो समीकरण 3 में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ गया पी आई बराबर पी प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, A/V²। इसको हम समीकरण नंबर 6 कह देंगे। तो अब हमारे पास Vi की वैल्यू आ गई और Pi की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। तो समीकरण नंबर 1 था वास्तविक गैस के लिए Pi Vi बराबर RT। तो समीकरण 1 में दोनों वैल्यू को रखेंगे Vi की और Pi की, तो हमको आदर्श गैस का जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम ध्यान निकालते हैं आगे हम लिखते हैं कि जो समीकरण कौन कौन से है वैल्यू, समीकरण 2 व समीकरण अगला कौन सा था 6, समीकरण 2 व 6 से 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने रखेंगे हम। तो पहले Pi की वैल्यू क्या है हमारे पास, समीकरण 6 से
T प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर और बी आई की वैल्यू क्या है समीकरण 2 से बी माइनस बी बराबर आर टी। तो ये समीकरण प्राप्त हुआ। यही क्या होता है वास्तविक गैसों के लिए वास्तविक गैसों का अवस्था समीकरण है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, जिसको वान डेर वाल्स समीकरण भी कहते हैं। तो यही वान डेर वाल्स समीकरण है जो आज हमने निकाला है। और ये क्या होता है उच्च दाबों और निम्न तापों पर जो वास्तविक गैसें हैं वो इसी समीकरण का पालन करती है। अब यदि गैस में 1 मोल के स्थान पर n परमाणु है, यदि गैस में 1 मोल के स्थान पर n मोल है, n अणु है या n मोल है, तो फिर गैस वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण क्या बन जाएगा T प्लस n स्क्वायर a अपॉन b स्क्वायर b माइनस एन बी बराबर एन आर टी। तो n मोल होने पर गैस वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण है वो इस रूप में बन जाएगा। आज हम इतना ही करते हैं।